हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपका क्लास 9th का इकोनॉमिक्स इकाई 2 है, मानव एक संसाधन। और इसमें हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि मानव किस प्रकार से संसाधन के रूप में है। और ये जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा 9th 10th का, तो उसमें भी आपको कई तरह के संसाधन का वर्णन है। 8 के ज्योग्राफी में भी वर्णन है। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आपका रखा जाता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब मिलता जुलता सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अध्याय 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके नोट्स को, उसके ऑब्जेक्टिव को और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है। आप लोगों ने ये भी कहा है कि बुक के प्रश्न उत्तर जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, फिर इन द ब्लैंक्स हैं, खुद कर लेंगे आप लोग, क्योंकि उसका आंसर ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है। तो उसमें समय हम नहीं लगाते हुए सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपका जो ये चैप्टर है उसमें यही प्रश्न है कि मानव संसाधन क्या है। क्या ये मानव संसाधन भूमि या श्रम के समान है या फिर उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है। क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। और हम लोग शुरू से इस चीज़ को जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता, यानी कि कम से कम, अभी तो आवश्यकताएं आपकी इकोनॉमिक्स का ही कोटेशन है, आवश्यकताएं अनंत है और पूर्ति के साधन सीमित हैं। आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन में इतना है कि अगर पूर्ति के साधन सीमित ना हो, आय अगर सीमित ना हो, तो पता नहीं इंसान क्या से क्या कर सकता है। हर एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो शुरू होता है आपके रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा से। तो हमने पिछले अध्याय में एक गांव की कहानी के माध्यम से इस चीज़ को समझा था। फतेहपुर गांव के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उत्पादन के जो एक महत्वपूर्ण साधन थे जो था साहस, 5वें नंबर पर। और साहस को जो है उत्पादन का एक सक्रिय साधन माना गया है, जबकि भूमि को निष्क्रिय साधन। पहला नंबर जो साधन है उत्पादन का भूमि है और आखिरी नंबर साहस है। इससे आपको ये याद रखना है कि भूमि जो है निष्क्रिय साधन है, जबकि साहस जो है एक सक्रिय साधन है। और ये जो साहस है ये कोई निर्जीव नहीं है बल्कि ये सजीव है, और इसी साहस का दूसरा नाम मानव है। तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, साहस उत्पादन का किस प्रकार का साधन है। तो सक्रिय और सजीव साधन है जो मानव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संसार के समस्त साधनों में सर्वोपरि कौन सा संसाधन है। सबसे ऊपर जो संसाधन है वो कौन सा संसाधन है, तो वो है आपका मानव, मानवीय संसाधन और मानवीय पूंजी। इसको हम लोग आगे चलकर आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। एक मनुष्य जिसको कि अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि एक सजीव एक सक्रिय साधन है और ये सजीव हैं और इन्हीं को हम लोग साहस के रूप में जानते हैं। दूसरे नंबर पर मानव को संसाधन के रूप में भी वर्णन किया गया है और तीसरे नंबर पर मानव को पूंजी के रूप में भी वर्णन किया गया है। मानवीय पूंजी किस पर निर्भर करता है, तो मानवीय पूंजी भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मानव एक पूंजी है, कोई एक व्यक्ति, अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति है, जवान है, स्वस्थ है, एक उदाहरण के तौर पर इसको समझिएगा, और वो जॉब करने जाते हैं, अगर वो भरपेट भोजन नहीं करेंगे तो वो काम पर ध्यान एक केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बाहर जाने के लिए उनको वस्त्र की आवश्यकता है, वो उनको आवास भी चाहिए। थक हार कर वो आएंगे तो वो आराम कहाँ करेंगे, और शरीर में अगर आराम नहीं होगा तो फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की भी आवश्यकता है और आवास की भी आवश्यकता है। अच्छी आय के लिए कमाने वाले तो जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी कमा सकते हैं, लेकिन अच्छी आय के लिए शिक्षा भी आवश्यक है। और जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और किसी स्पेशल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई इंजीनियर बनेगा उसके लिए उनको अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा, कोई टीचर बनेगा अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये जो सूचना तकनीक आप जो जान रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी भी आवश्यकता है और प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इन्होंने अगर अपने काम को कंप्लीट किया तो इस काम को कंप्लीट दिखाने के लिए सूचना तकनीक की आवश्यकता है और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो मानव पूंजी इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। अब आगे है आपका कि भौतिक पूंजी किस प्रकार के साधन है। तो भौतिक पूंजी जो है ये निर्जीव और निष्क्रिय साधन है, जबकि मानव पूंजी जो है सक्रिय और सजीव साधन है। यहाँ पर आपका है भौतिक पूंजी को सक्रिय बनाने में किसकी अहम भूमिका होती है।
तो भौतिक पूंजी को सक्रिय बनाने में मानवीय पूंजी की अहम भूमिका होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। मानवीय पूंजी हम लोगों ने समझ लिया कि मानवीय पूंजी निर्भर किस पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर है आपका कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल, इन सभी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसे ही भौतिक पूंजी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री, इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है भौतिक पूंजी है। लेकिन अगर ये सब चीज़ आपके पास है और यहाँ पर अगर मनुष्य ना हो तो फिर इसका उपयोग कौन करेगा। इसीलिए भौतिक पूंजी से कहीं ज़्यादा बढ़कर आपका मानवीय पूंजी है, जो कि हमने नोट्स के आखिरी में इन सब चीज़ों को, इन सब लाइन को मेंशन किया है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो जब ज्ञान या कौशल के द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तब हम लोग उसे मानव पूंजी कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब मानव पूंजी तभी कहलाता है जब उसके पास किसी चीज़ का ज्ञान हो, कौशल हो। अगर कोई व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है, न उसके पास किसी तरह का ज्ञान है, न किसी तरह का कौशल है, तो फिर वो व्यक्ति मानव पूंजी नहीं कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति या हर एक मानव जो है वो एक संसाधन ही है या फिर वो एक पूंजी ही है। मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ यही है कि जिस देश का वो व्यक्ति है और उसके पास किसी प्रकार का कौशल है, किसी प्रकार की योग्यताएं हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से वो योग्यता प्राप्त करता है। यानी कि अगर मान लीजिए भारत देश में कोई एक ऐसा डॉक्टर बन जाता है जो कि हर किसी देश के व्यक्ति का इलाज या हर प्रकार के एक स्पेशल प्रकार के रोगों का इलाज वो कर सकता है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कहलाएगा कि इसके बेटे ने इसका इलाज कराया, ये किया, या इनका बेटा इस चीज़ का डॉक्टर है। ये एक सामाजिक तौर पर बातें हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति का इलाज जो है या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इलाज भारत के एक डॉक्टर ने किया, तो ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। वो व्यक्ति राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाना जाएगा। और जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में उसमें निवेश किया जाता है, यानी कि खर्चा किया जाता है और उनको फिर प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति किसी भी चीज़ में दक्षता या कौशल हासिल कर लेता है, तब वो व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है और इस तरह वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है आपका महत्वपूर्ण। अब हम लोगों ने भौतिक पूंजी भी समझा और मानव पूंजी भी समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा सा इस दोनों में फ़र्क समझेंगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि अभी आपने ऊपर तुरंत समझा है कि भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है, यानी कि मूर्त क्या हुआ, भौतिक पूंजी को आप उठाकर यहाँ से वहाँ बाज़ार लेकर जा सकते हैं, जबकि मानव पूंजी मूर्त नहीं होता है, अमूर्त होता है और इसको आप बाज़ार में बेच नहीं सकते हैं, बल्कि मानवीय पूंजी से आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई राष्ट्र में डॉक्टर बन गया तो आप उसको किसी और अन्य बाज़ार में बेच नहीं सकते हैं, बल्कि आप उनसे उनकी सेवाओं को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हाँ, भारत का डॉक्टर है, अगर वो सेवा आपको कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, तो वो अपना फीस ले रहे हैं। उनकी सेवाओं को खरीदा बेचा जा सकता है, मानवीय पूंजी को, मानव को नहीं बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी को जो है इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भौतिक पूंजी एक घर है, किसी व्यक्ति ने एक घर को बनाया और उस घर को वो व्यक्ति अगर बेच देता है तो वो अपने मालिक से अलग हो गया, जबकि मानवीय पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव अपने आप का स्वामी है, उसके अंदर वो कौशल है, कौशल से वो मानवीय पूंजी कहलाया है। और भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, मानवीय पूंजी जो है पूरी तरह से गतिशील नहीं होती है और ये राष्ट्रीयता तथा संस्कृति से बाधित होती है। राष्ट्रीय अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता को देखते हुए वो किसी काम की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे, जबकि भौतिक पूंजी को हम कहीं से कहीं बेच सकते हैं, कहीं से कहीं। मान लीजिए मकान हम उठा के इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन भौतिक पूंजी के अंतर्गत सिर्फ एक मकान ही नहीं आता है, ऐसे कई चीज़ आते हैं। और भौतिक पूंजी क्या है इसको भी आपने तुरंत देखा। फिर आपका है भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, जबकि मानवीय पूंजी खुद वो मानव है जिसके अंदर कौशल है, तो उसके स्वामी को तो लाभ होता ही होता है। अगर डॉक्टर एक मानवीय पूंजी है, फीस से तो उनको लाभ होता ही है, साथ साथ समाज को भी लाभ होता है, क्योंकि अगर उन्होंने फीस लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को ठीक किया,
मास्टर ने फीस लिया तो वो उनकी निजी पूंजी हो गई, निजी लाभ उनका हुआ, लेकिन उन्होंने किसी को शिक्षा दिया, शिक्षित किया, तो ये है आपके भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है? तो ये है मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य। ये अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब किसी भी मनुष्य का, चाहे वो मानवीय पूंजी हो या ना हो, यानी कि वो बेकार बैठा हो या कुछ काम कर रहा हो, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का काम कर रहा हो, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो एक अच्छे संसाधन माने जाएंगे, महत्वपूर्ण पूंजी कहलाएंगे। तो मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य है। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्वास्थ्य और व्यय है। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण ये स्वास्थ्य और व्यय, इसको थोड़ा सा समझिएगा। किसी भी मनुष्य को आप लीजिए, 20 साल का एक नवयुवक है, उसको हम मानवीय पूंजी बनाना सोच रहे हैं। सबसे पहले वो स्वस्थ हो, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य उसका ठीक हो, वो स्वस्थ हो, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर खर्च करेंगे, तभी हम उसे एक मानव पूंजी के रूप में निर्मित कर सकते हैं, यानी तभी हम उसे मानव पूंजी कह सकते हैं, मानवीय पूंजी, और तब हम समझेंगे कि हमने एक मानव पूंजी का निर्माण किया। प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर किसने जोर दिया था? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। प्रोफेसर मार्शल के कोटेशन को आपने एक्सरसाइज 1 में बहुत पढ़ा है। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन के कोटेशन को याद रखिएगा। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया था, क्योंकि किसी भी मानव को पूंजी के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले उनको शिक्षित होना आवश्यक है। और ये जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इनका ये मानना है कि आर्थिक विकास को हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले भारत में शिक्षितों की संख्या को बढ़ाना होगा, उनमें वृद्धि करनी होगी। अब एक तालिका है, इस प्रश्न के बाद ही आपके बुक में एक तालिका है, उसको आपको समझना है, ध्यान से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिहार बोर्ड के बुक में इतने अच्छे तरीके से लिखा रहता है कि उन छोटे छोटे चीज़ों को लिखना आवश्यक नहीं है। तो चलिए हम पहले उसको बुक में देख लेते हैं। तो ये तालिका है आपका, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लिख के समझ के, जैसे भी आपको करना है कि ये 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 हर 10 साल का इसमें भारत में शिक्षा के स्तर को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है कि शिक्षा का दर भारत में क्या है, पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत क्या है, महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत क्या है। तो इसको आपको समझ लेना है। उसके बाद फिर आप इस तालिका को भी देख लीजिएगा। आपका भारत में मानवीय विकास के जो मूल सूचक हैं, यानी कि 1991 में जीने की औसत आयु क्या थी, साक्षरता दर प्रतिशत क्या था, जन्म दर प्रति 1000 यानी 1000 व्यक्ति में जन्म दर कितना प्रतिशत था, मृत्यु दर कितना प्रतिशत था, प्रति 1000 व्यक्ति में शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत था। क्योंकि ये जब समझिएगा तो पता चलेगा सरकार ने जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत क्या क्या वादा किया है और जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नीति को उन्होंने अपनाया है और किस किस चीज़ों का गठन किया है। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। और फिर 1993 से 94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की आय कितनी है यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सर्वे के मुताबिक, और 10 साल का यहाँ पर फ़र्क दिया हुआ है। उसके बाद इसको आप पूरा समझ लीजिएगा। इसको समझने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपके इस अध्याय का है संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो आपका पूरा दिया हुआ है UGC, NCERT, SCERT, ICAR, ICMR, ICSSR, इन सबको हिंदी इंग्लिश सहित आप याद कर लीजिएगा। ये तो याद होगा ही आप लोगों को, जिनको नहीं है वो एक बार लिख के अपने डायरी में, कॉपी में, जिस तरह हो याद करके लिख के, ये सब आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी क्या है? तो जनसंख्या, उस राष्ट्र की जनसंख्या। अब जनसंख्या की बात आती है, इस पर भी आपका एक तालिका है आपकी भारत की जनसंख्या का, और जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है, यानी किस राज्य में, किस राष्ट्र में कितने मनुष्य की आबादी है उसको हम लोग जनसंख्या कहते हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए जनसंख्या अमूल्य पूंजी है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करती है। अगर वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वो भी मनुष्य करता है। किसी मान लीजिए एक छोटा सा आप लीजिए गांव, इस गांव में एक महत्वपूर्ण चीज़ उपजाया जाता है, मान लीजिए केसर उपजाया जाता है। अब यहाँ पे 4 लोग इस गांव में रह रहे हैं तो केसर उपजाने की जो क्षमता है वो भी कम होगी। अगर यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, अधिक केसर उपजता है। लेकिन कहीं कहीं जनसंख्या अधिक होना भी उस राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ है। लेकिन
किसी भी वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोग के लिए भी जनसंख्या आवश्यक है। लेकिन ये आर्थिक विकास में सहयोग तो करती है, सहायक होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी वो हानिकारक कभी कभी होता है। इसीलिए जनसंख्या को साधन और साध्य भी माना जाता है, लेकिन प्रत्येक चीज़ की वृद्धि की एक सीमा होती है और उसका अगर उल्लंघन किया जाए तो वो घातक साबित होता है। तो इसके अंतर्गत आप आगे और भी समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और काफ़ी मनोरंजक है। फिर यह है आपका आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 33 करोड़। और जब 2001 में 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या हो गई थी 102.70 करोड़। इसमें तो 2001 दिखाया गया है, उसके बाद 2011 इसमें नहीं मेंशन किया गया है, जबकि दूसरा दशक अब आ जाएगा 2001 के बाद 2021 आ जाएगा। तो अभी तो जिस प्रकार आप लोग भी सुनते हैं प्रधानमंत्री के मुंह से अनेकों बार 125 करोड़ देशवासियों, तो वो भी ये 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहे हैं 125 करोड़ 125 करोड़। अब 2021 में जनगणना अगर होता है तो देखिएगा क्या है भारत की जनसंख्या, जबकि भारत सरकार ने 2045 तक जनसंख्या को बिल्कुल सीमित जितना होना चाहिए राष्ट्र के क्षेत्रफल के अनुसार उतना करने का उन्होंने एक आशा रखी है। देखिए आगे क्या होता है 2045। फिर यहाँ आपका प्रश्न है भारत की जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। इसके साथ आपको एक चार्ट फिर से हम दिखाना चाहेंगे, इसको आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा। ये है आपका चार्ट भारत की जनसंख्या 1901 से जनगणना शुरू हुई है। 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 तक लास्ट दिया हुआ है, जबकि 2011 मेंशन नहीं है, 2021 अभी नहीं आया है। जनसंख्या करोड़ों में आप देखिएगा, और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है 1921 का जनगणना, क्योंकि ये जो है जनसंख्या घटी है, इसके प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी हुई है। उसके बाद देखिएगा जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तो 1921 आपका ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दशक में वृद्धि का दर आप देख सकते हैं, 10 साल में वृद्धि का दर क्या है। तो 1901 के बाद कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है, जबकि 1911 में इतना करोड़ जनसंख्या बढ़ा और दशक में परिवर्तन करोड़ में इतना परिवर्तन आया। यानी को आपको बिल्कुल याद रख लेना है। जनसंख्या बढ़ोतरी भारत का 10 साल का इसमें फ़र्क दिया हुआ है। नीचे भी आपको इस तरह से जनसंख्या वृद्धि का चार्ट देकर समझाया गया है। जो आपने ऊपर देखा वही चीज़ आपको नीचे में समझाया गया है। और अलग अलग राज्य की जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है, भारत के पूरे राज्य में बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से, और पहले नंबर पर जो है आपका उत्तर प्रदेश है। तो इस गोल चक्र को भी देखकर एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझना है बिल्कुल गहराई से, और यहाँ से शुरू करिएगा, क्योंकि जितना भी भारत का राज्य है इस प्रकार से दिया हुआ है। देश की कुल जनसंख्या में राज्यों की भागीदारी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सब इस सब का देखेंगे आप जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है, कितना जनसंख्या है, और कुल जनसंख्या यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि आपका 102.70 करोड़, इसको आपका 102.70 करोड़ आप इसको कह सकते हैं। 70 करोड़ के बाद भी छोटी मोटी संख्या है, लेकिन 102.70 करोड़ ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। क्योंकि आपने देखा कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ी कि 2001 आते आते 33 करोड़ से 102.70 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई। तो ये 2001 का ये वृत्त आरेख है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। नोट्स में अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं, लेकिन बुक में जो महत्वपूर्ण चार्ट है उसको हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो आपका है ये है जितना भी अधिक जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इसमें दर्शाया गया है। तो ये राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, पहले नंबर पर आपका पटना है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न है। दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है ये है आपका शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, और इसमें संख्या भी दर्शाया गया है। तो आपको ये भी समझना है। फिर आपको ये भी समझना है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार, वो आपने देखा था सर्वाधिक जनसंख्या, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि के अनुसार यानी जनसंख्या
किस राज्य में कितना तेज़ी से बढ़ा है और किस राज्य में कम जनसंख्या बढ़ा है। ये वृद्धि वाला है, आरोही अवरोही और आरोही क्रम में वो था सबसे अधिक जनसंख्या वाला। तो ये जो शिवहर है, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, जमुई, ये 5 जिला जो है इसमें जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हुई है। और ये 5 जिला में ये भी अवरोही क्रम में है, यानी सबसे अधिक शिवहर है, अब अवरोही यानी घटते क्रम में। तो सबसे अधिक शिवहर और सबसे लास्ट आपका सबसे कम है आपका जमुई। और ये है आरोही क्रम बढ़ते, यानी कि ये कम जनसंख्या। ऐसे 5 राज्य, यहाँ 5 जिला दर्शाया गया है। आराम से इसको यहाँ पर एक बार फिर से समझिएगा। 5 जिला, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बांका, भोजपुर, इस 5 जिला में जो है जनसंख्या में बिल्कुल कम वृद्धि हुई है, अधिक वृद्धि नहीं हुई है। और इस 5 जिला में भी आपको आरोही क्रम में इसको लिखा है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे अधिक वृद्धि जो भोजपुर ज़िले में हुई है जनसंख्या में, सबसे कम वृद्धि हुई है जनसंख्या में भोजपुर ज़िले में। और उसके बाद फिर पहले आपका नालंदा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है कि ये आरोही क्रम में लिखा है लेकिन कम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सबसे कम कहाँ वृद्धि हुई है? नालंदा में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद लखीसराय में, बांका में, भोजपुर में। इस तरह करके फिर आपको देखना है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको आप यहीं पर समझ लीजिएगा। और मैंने नोट्स में भी इससे प्रश्न निकाल के लिखा है। तो ये जनसंख्या घनत्व आप समझ ही रहे हैं। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। यानी कि 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति रह रहा है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और अभी तक चाहे जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या घनत्व हो, या शिक्षा का दर हो, या कुछ भी हो, 2001 के जनगणना के अनुसार ही इसमें दिखाया गया है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर के स्थान में 880 व्यक्ति रह रहे हैं बिहार में। जबकि 1991 में 1 किलोमीटर जगह पर बिहार में 685 व्यक्ति रहते थे। और यहाँ पर फिर बिहार राज्य के 5 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले को दर्शाया गया है। तब आपने जनसंख्या घनत्व समझ लिया कि 1 किलोमीटर में, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर आपका अवरोही क्रम है, ये लिखना इसीलिए ज़रूरी था। सबसे अधिक पटना, सबसे कम बेगूसराय, और यहाँ आरोही क्रम है। अब अलग अलग क्यों दिया है, सोचने वाली बात यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर अवरोही क्रम में यहाँ पटना दिया, अवरोही और लास्ट बेगूसराय दिया, तो आरोही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये है राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, इसके लिए ये राज्य है अवरोही क्रम में। और ये है राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, उसमें भी 5 जिले को लाया है। और आपसे अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएँ तो इस 5 जिला से बाहर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, छठा जिला नहीं आएगा। इसीलिए इसको आपको समझना है। तो ये जो राज्य में पटना जो है ये 1 वर्ग किलोमीटर पर 1471 व्यक्ति रह रहा है। तो बिहार का बिहार का जो जिला पटना है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे 1 किलोमीटर में 1471 व्यक्ति, जबकि दरभंगा में 1442 व्यक्ति, वैशाली में 1332 व्यक्ति, सारण में 1231 व्यक्ति और बेगूसराय में 1222 व्यक्ति। जबकि यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम है। और कम को भी सिर्फ एक, जैसे कि आप देखेंगे कैमूर में जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम है, मात्र 382 व्यक्ति। तो सिर्फ कैमूर अगर दे दिया जाता तो आप आसानी से इसको याद कर लेते हैं। इसीलिए आपको ये 5 जिला दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। तो कैमूर एक ऐसा ज़िला है जहाँ 1 किलोमीटर पर मात्र 382 व्यक्ति रहते हैं। जमुई में 1 किलोमीटर पर 451 व्यक्ति, बांका में 1 किलोमीटर पर 533 व्यक्ति, पश्चिम चंपारण में 582 व्यक्ति और औरंगाबाद में 1 किलोमीटर पर 607 व्यक्ति रहते हैं। और जबकि आपने सर्वाधिक जनसंख्या वाला जब आपने ज़िला देखा तो उसमें दूसरे नंबर पर ये आपका पूर्वी चंपारण था और ये है आपका पश्चिमी चंपारण। एक जगह चंपारण है, इसके ये पूर्वी चंपारण हो गया, ये पश्चिमी चंपारण हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका लिंग अनुपात है, स्त्री पुरुष अनुपात है। ये भी राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है, तो सिवान में 1033, गोपालगंज में 1005, सारण में 965, यानी प्रति 1000 दिखाया गया है इसमें। और राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात ये भी 2001 की जनगणना के अनुसार है। और बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921 है। इस तरह से निकाला गया है इसका औसत अनुपात।
और 1991 में बिहार में 1000 पुरुष पर 907 स्त्रियों की संख्या थी। तो इस तरह जो है भारत के स्त्री पुरुष के अनेक जिलों में बिहार राज्य के कई जिलों का यहाँ पर लिंग अनुपात दिया गया है। पटना में जैसे 1000 पुरुष पर 873 स्त्रियां हैं, तो ये औसत अनुपात निकाला गया है। तो इसको भी आपको समझना है। इस तालिका को 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको इसको समझाएंगे। और आखिरी चीज़ आपको ये याद कर लेना है, यहाँ पर है बिहार की साक्षरता। तो किस राज्य के किस किस ज़िले में जो साक्षरता दर है यहाँ पर अवरोही क्रम में है, यानी सबसे अधिक साक्षरता दर पटना में है, फिर रोहतास, फिर मुंगेर, फिर भोजपुर, फिर औरंगाबाद, और यहाँ आरोही क्रम में है, यानी सबसे कम साक्षरता दर आपका किशनगंज में है। उसके बाद अररिया, उसके सबसे कम साक्षरता दर किशनगंज में है, लेकिन सबसे कम ये है, उसके थोड़ा सा ऊपर अररिया में है, इससे थोड़ा सा ऊपर कटिहार, इससे थोड़ा सा ऊपर पूर्णिया, इसके थोड़ा सा ऊपर मधेपुरा है। तो इस तरह से इसको कम साक्षरता वाले दर में लिया गया है और इसको सबसे अधिक साक्षरता वाले दर में लिया गया है। तो 5-5 जिलों को इसमें मेंशन किया गया है। अब हम लोग चलेंगे नोट्स की तरफ। तो यहाँ से आपने जनसंख्या बुक में समझ लिया। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़। भारत की जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8.28 करोड़। 8.28 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या का ये 8% था, जबकि 100 करोड़ लगभग माना जा रहा है, 107 पॉइंट समथिंग है। तो ये 2001 में 8.8 करोड़ था, तो ये 8% ही हुआ। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व तो कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये सब हमने अभी बुक में समझ लिया है, इसीलिए यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1991 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व तो कितना वर्ग किलोमीटर था? तो 1 किलोमीटर पे 685 व्यक्ति का। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 921, जबकि 1991 में 907। साक्षर किसे कहते हैं? तो वैसे व्यक्ति जो भाषा समझने के साथ साथ उस भाषा को पढ़ने और लिखने भी जानते हैं, तो उसी व्यक्ति को हम लोग साक्षर कहते हैं। और अगला प्रश्न है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में साक्षरों की संख्या 3,16,75,000 समथिंग, और मेल का इतना 2 करोड़ समथिंग, और जबकि फीमेल 1 करोड़ समथिंग। ये 2001 के जनगणना के अनुसार। और 2001 के जनगणना में 107 जनसंख्या थी भारत की, 107 करोड़, और उसमें 3 करोड़ मात्र साक्षर थे। उसके बाद आपका प्रश्न है, 1991 में बिहार में साक्षरता प्रतिशत क्या थी? 37.49%। 2001 में बिहार में साक्षरता प्रतिशत क्या थी? 47.53%। 1991 से 2000 के बीच बिहार में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10%। भारत की साक्षरता दर क्या है? 65.38%। किसी राज्य के विकास की गति किससे पता चलता है? शहरीकरण की प्रक्रिया से। शहरीकरण आप समझते हैं, जब गांव को शहर की तरफ बनाया जाए तो पता चलता है कि वो राज्य जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर गतिशील है। बिहार के प्रमुख जिले जो शहरीकरण में आगे हैं कौन कौन से हैं? तो इसमें भी 5-6 जिला दिया गया है। तो पहला पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया एवं वैशाली। और उसके बाद आपका है, किसी भी राज्य या जिले का शहरीकरण कैसे होता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा कि किसी राज्य के विकास की गति किससे पता चलता है? शहरीकरण की प्रक्रिया से। अब हम लोग समझेंगे शहरीकरण क्या है। जब औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः जन्म ले लेती है। कहीं अगर किसी प्रकार का उद्योग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों को खुद समझ में आने लगेगा कि उद्योग और व्यापार करने के लिए थोड़ा सा शिक्षा की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और उसके अनुसार इंसान अपने आप को मानवीय पूंजी में परिवर्तन करने लगेंगे, तो शहरीकरण स्वतः जन्म ले लेगी। और उसके बाद आपका प्रश्न है, बिहार के पटना जिले का विस्तार किस कारण हुआ था? तो सेवाओं और शिक्षाओं के विस्तार के कारण पटना जिले का विस्तार हुआ था। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ये है शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? और इसको कभी कभी NPP कह के भी पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ये NPP करके भी याद रखना होगा।
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी करके। तो इन्होंने भारत सरकार ने 15 फरवरी 2000 को ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नज़र रखने के लिए किसका गठन किया गया था? तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का गठन किया गया था। किस पर नज़र रखने के लिए? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर नज़र रखने का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जो नियम निकाला गया था उसके लिए इसका गठन किया गया था। और कई सारे उसमें नियम थे, जैसे कि शिशु मृत्यु दर को जो प्रति 1000 30 से नीचे लाना, यानी 1000 में 30 से कम बच्चे की मौत हो। मातृ मृत्यु दर को भी प्रति लाख 100 से नीचे लाना है, लाख में ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 100 से कम ही महिलाओं की मृत्यु हो। जब वो मातृ मृत्यु दर जिसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक प्रतिष्ठित लोगों द्वारा अच्छे अस्पतालों में 80% प्रसव कराना, प्रसव के दौरान भी महिलाओं की मृत्यु होती है। एड्स के प्रति लोगों को जागरूकता करना और उसके रोकथाम के लिए इलाज करना, 2 बच्चे का छोटा परिवार, ये सब कई ऐसे नियम निकाले गए थे और इस नियम को देखभाल करने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का गठन किया गया था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और उसके बाद प्रश्न है आपका, एनपीपी में 2012 तक कितनी जनसंख्या रखने के लिए 10 वर्षों के लिए एक एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है? तो 1100 मिलियन जनसंख्या रखने के लिए 2012 तक। अब तो 2020 है, आप समझ ही सकते हैं जनसंख्या क्या है। और ये है प्रश्न आपका महत्वपूर्ण कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा सरकार कब तक जनसंख्या को स्थिर करने की आशा करती है? यानी क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का जो क्षेत्रफल है, जो विस्तार है, उसके अनुसार जो है जनसंख्या को स्थिर करने की आशा सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा कब तक आशा रखती है? तो ये है आपका 2045 तक। ये इतना महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। फिर आपका प्रश्न है, राज्य में किस फार्मूला के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाने की सिफारिश की गई है? तो ये गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाने की सिफारिश की गई है कि इस फार्मूला को आप लोग अपनाइए। इस फार्मूला को अपनाने से क्या फ़ायदा है, क्या कुछ अर्जित किया जा सकता है, किस प्रकार हम लोग आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं? अगर इस फार्मूला के तहत केंद्र सरकार की बातों को माना जाए तो केंद्र सरकार जो आय अर्जित करेंगे उसमें राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा, इसकी पुष्टि भी की गई है। और राज्य की जनसंख्या कम होगी और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति केंद्रीय आय में हिस्सा भी अधिक होगा। तो इस तरह से जिस राज्य की आबादी घनी है उसको भी नियंत्रण करने के लिए इस फार्मूला के अंतर्गत बहुत सी सिफारिश की गई है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण कोटेशन है, मानव पूंजी आर्थिक विकास की पूंजी है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस राज्य व देश की मानव पूंजी का अवयव जितना मजबूत होगा उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। अगर मानव पूंजी अच्छा है, और मानव पूंजी क्या है ये आपने समझा है, तो उस राष्ट्र की और उस राज्य की भी स्थिति अच्छी होगी। और जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा वह राज्य विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे रहेगा। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप चाहें तो एक बार एक्सरसाइज से मिलान करिए कि क्या आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूटा है। तो आपके ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में, आशा करते हैं आपके लिए क्लास बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक अच्छे से नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।